हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने भारत के इतिहास में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी थी। इस युद्ध ने यह तय नहीं किया था कि भारत पे कौन शासन करेगा, बल्कि इस युद्ध ने यह तय किया था कि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज पानीपत के तृतीय युद्ध की। आइए विस्तार से जानते हैं इस युद्ध के बारे में। यह जो युद्ध था ये दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। पहली महाशक्ति थी हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य, दूसरी महाशक्ति थी अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली। और यह युद्ध 14 जनवरी 1761 में पानीपत में लड़ा गया, जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ता है। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस युद्ध के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसमें परिस्थितियां आखिर कैसी थी भारत में। सबसे पहले यदि हम बात करें मराठों के बारे में, तो मराठों के दो रूल थे। पहला टैक्स की वसूली करना, दूसरा सैन्य विस्तार करना। जो ये कर होते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे साम्राज्य के विस्तार के लिए। अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो इसमें हमें मराठों के दो महत्वपूर्ण कर मिलते हैं, जिसमें पहला था सर देशमुखी और दूसरा था चौथ। तो जो चौथ जो होती थी वो ये जो इनके जो पड़ोसी राज्य होते थे, अर्थात मराठे महाराष्ट्र में थे, और जो आसपास के जो कमजोर या छोटे राज्य होते थे उससे यह टैक्स के नाम पर या टैक्स के लिए अर्थात सुरक्षा के नाम पर कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे किसी भी आक्रांता से, इसके लिए आप हमें टैक्स दीजिए, तो ये टैक्स लेते थे। और ये एक प्रकार का जबरदस्ती का टैक्स होता था। इसके अलावा जो दूसरा टैक्स होता था वो होता था चौथ। चौथ क्या होता था कि जो पड़ोसी राज्य थे उससे ये इनकी सुरक्षा के बदले में लेते थे, सुरक्षा के बदले चौथ लेते। और ये जो चौथ जो टैक्स था वो ये लेते थे, इसलिए लेते थे कि ये कहते थे मराठे कि हमारे बाप दादा आपसे ये टैक्स लेते आए, तो लिहाजा हम भी आपसे ये टैक्स लेंगे। ये भी छोटे राज्यों से जबरदस्ती का टैक्स हुआ करता था मराठों का। इस कारण से मराठों का जो व्यवहार था वो पूर्ण रूप से खराब हो चुका था और कोई भी अंदर से इनके साथ नहीं रहता था। ऊपर से या ऊपरी मन से कहें तो वो जबरदस्ती साथ रहता था। क्यों? क्योंकि उसमें मराठा साम्राज्य एक अच्छी खासी शक्ति बनकर उभरा हुआ था 1761 के आसपास के दशकों में। अब यहां पर होता क्या है कि जब अहमद शाह अब्दाली हमला करता है 1760 में भारत में, तो मराठों को पता लग जाता है कि अहमद शाह अब्दाली हमला करने वाला है भारत में। तो उसमें जो बालाजी बाजीराव जो पेशवा था वो उसको रोकने के लिए अपने मंत्रीगणों की बैठक करता है और उस बैठक को लीड करता है सदाशिवराव भाऊ। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सदाशिवराव भाऊ का कैरेक्टर क्या था। देखिए, सदाशिवराव भाऊ एक निरंकुश शासक बनना चाहता था। शासक का मतलब है वो सेनापति था, लेकिन वो निरंकुश था, अर्थात किसी भी प्रकार का अंकुश उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक प्रकार का तानाशाह, सब कुछ अपने अंडर में लेने वाला, वो अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देता था। यही कारण था कि उत्तर भारत में मराठों के लिए दोस्त तो थे, लेकिन वो जो दोस्त थे वो सब ऊपरी मन के थे, अर्थात कोई भी अगर परिस्थितियां गंभीर होती तो इनका साथ नहीं देगा। वो कहते थे कि हम आपका साथ देंगे, हर तरह से आपके साथ हैं हम। पर जो स्थितियां इन लोगों ने बना रखी थी, जैसे कि सरदेशमुखी रहा एक टैक्स आपका, चौथ रहा, और लोगों को प्रताड़ित करना, अपने से नीचा समझना, ये सारी जो चीजें थी वो मराठों के फेवर में नहीं थी। दूसरी ओर अगर मैं अहमद शाह अब्दाली को देखें तो वो अफगानिस्तान का था और उसके पास लड़ने का अच्छा खासा अनुभव था, और मराठों को जो लड़ने का अनुभव था वो नगण्य था। नगण्य का मतलब है ये आमने सामने की लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, ये गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे और छोटी मोटी लड़ाइयां करते थे, जैसे कि 10,000 15,000 की जो टुकड़ियां होती है, सेना होती थी, उससे लड़ाई करते थे। और पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले मराठों के पास कोई भी ऐसे बड़े युद्ध का अनुभव नहीं था। अब मराठों की समस्याएं क्या थी और कैसे ये युद्ध जीता हुआ युद्ध हार गए थे, इसके बारे में बात करते हैं।
सब कुछ तय हो गया था कि अब्दाली को रोकने के लिए सदाशिवराव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी जाएगी। यह सेना लगभग 45,000 से लेकर 55,000 के मध्य में होनी थी। और फिर ये भी तय हुआ था कि कुछ सेना जो हमें उत्तर भारत के जो इनके थे, जैसे कि मल्हार राव होलकर रहा आपका, या आपके और भी छोटे मोटे शासक रहे, वो इनको हेल्प करेंगे। खाने की जो आपूर्ति होगी रसद की, वो भी यही सब लोग इंतजाम करेंगे, क्योंकि पुणे से ये सब ले जाना पॉसिबल नहीं था। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि 1760 में ये पुणे से निकलते हैं एक अच्छी खासी सेना लेके। अब इनकी सेना में हुआ क्या था कि जो लड़ने वाले जो युद्धक थे, अर्थात जो सैनिक थे लड़ने वाले, वो सिर्फ 45,000 के आसपास ही थे। इसके अलावा जो इनकी और सारे व्यक्ति अगर इसमें इनकी सेना में इंक्लूड किए जाए तो इसमें 10 से 12,000 के लगभग महिलाएं थीं, अर्थात सब लोग अपनी महिलाएं लेकर गए थे। इसके अलावा उसमें दर्शनार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दर्शनार्थी का मतलब होता है, जैसे कि इनका विचार ये था कि पहले युद्ध लड़ेंगे, युद्ध जीतने के बाद मतलब 100% इन्हें कंफर्म था कि हम युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे। पहले तो ये हो गया इनका एक ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उत्तर भारत के जितने भी शासक हैं वो इनका साथ देंगे हर तरफ से, हर लिहाज से। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस इनका ये हो गया, ठीक है। ये स्थितियां इनकी फेवर में जो इनको लगता था कि होंगी, वो इनके फेवर में युद्ध में नहीं हुई थी। पहला तरीका ये था कि युद्ध जीतेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद सारे लोग जो दर्शनार्थी हैं और जो भी व्यक्ति हैं, सेनाएं है, वो सब अपने इलाहाबाद प्रयागराज पे स्नान करेंगे। क्षिप्रा नदी है जो हमारा तीर्थ माना जाता है भोपाल में, वहां पर स्नान करेंगे। इसके बाद प्रयागराज है उसमें स्नान करेंगे। इसके अलावा जो चारों तीर्थ है उत्तराखंड में, उनमें घूम फिरकर आराम से ये वापस अपने नागपुर चले जाएंगे, पुणे चले जाएंगे, अपने घर पर चले जाएंगे महाराष्ट्र में। ये इनका पूरा प्लान था, जो कि एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इनके विचार थोड़े से अलग थे। सब कुछ तय हो गया, ये निकले। अब देखते हैं कि निकले कब थे। इनकी जो निकलने के जो तरीके थे या जो समयावधि थी वो थोड़ी सी गलत थी। गलत कैसे थी? ये बरसात से 1-2 महीने पहले ही निकले थे और ये उत्तर भारत में इस बात से अनजान थे कि उत्तर भारत में बरसात की स्थिति क्या होती है। इनके पास एक तोपखाना प्रमुख था, तोहफे भी अच्छी खासी थी, गोला बारूद भी अच्छा खासा था। लेकिन जब ये पूरे सीजन जो बरसात का होता है 4 महीने का, 3 से 4 महीने का, वो इनके ऊपर से निकला था। जब कोई पूरा सीजन इनके पास से निकल जाता है और जब आपको एक लंबा चौड़ा रास्ता तय करना होता है, तब स्थितियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। जैसे तोपें सब लोहे की बनी होती थी, गोले भी लोहे के बने होते थे। यहाँ पर स्थिति क्या हुई कि बरसात की वजह से अधिकांश तोपों में खराबी आ गई थी। गोले भी अधिकांश रूप से खराब हो चुके थे, मतलब जो पावर होती है गोलों की वो नहीं रही थी, और जो बचे हुए थे वो कमजोर रह रहे थे। जब ये उत्तर भारत में जब इन्होंने प्रवेश किया तब इनकी स्थिति यही थी। दोनों एक दूसरे से बचते रहे लड़ने के लिए कि कैसे कहां मौका मिलेगा। जब लगा कि अब लड़ना ही पड़ेगा तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि कुंजपुरा का जो किला था अब्दाली का, वो जीता। जब उन्होंने कुंजपुरा का किला जीत लिया था मराठों ने, तो इनको लगा कि हमने लगभग युद्ध जीत लिया है पूरा, अब हम जीती जाएंगे। इसके बाद इन्होंने दिल्ली जीती थी। दिल्ली बड़े आराम से जीत ली थी, क्योंकि दिल्ली में कोई भी अच्छा सेनापति या सेनापति नहीं था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली में खाने की कमी ना होने, खाना पर्याप्त मात्रा में, रसद की मात्रा नहीं थी दिल्ली के किले में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पानीपत का जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक मैदान है बहुत बड़ा, अरावली पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है ये मैदान, वहां पर युद्ध का फैसला हुआ कि यहाँ पर युद्ध लड़ा जाएगा। वहां पर इन्होंने कैंप लगा लिए। अब देखिए यहां पर समस्या ये थी कि जो लड़ने वाले सिपाही थे वो 45,000 थे। इसके अलावा इन्हें युद्ध लड़ना था, ये 45,000 की सेना थी। इसके अलावा जो 15 से 20,000 जो ये दर्शनार्थी अपने संग लाए थे, और प्लस उतनी ही महिलाएं जो ये अपने संग लाए थे, तो 30,000 हो गए। अब इनकी जो इन लोगों के जो शिविर लगे थे वो अलग लगाए गए थे और सेना के अलग लगाए गए थे। बिल्कुल सही काम किया था इन्होंने, लेकिन गलती इनकी ये थी कि 15,000 सैनिक इन्होंने उस शिविर की जो कि महिलाओं और दर्शनार्थियों के थे उन लोगों के लिए अलग से छोड़ दिए थे।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 15,000 सैनिक इनके कम हो गए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पास एक भी रिजर्व सैनिक नहीं था। अर्थात यानी कि मौका पड़ने पर अगर हमें जरूरत पड़ती है 10 से 15,000 या 5,000 सैनिकों की, वो इनके पास रिजर्व नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तर भारत में इनके दुश्मन ज्यादा थे, दोस्त कम थे, तो इस कारण से इन्हें रसद की आपूर्ति नहीं हो रही थी। रसद की आपूर्ति का जो उत्तर भारत के जो शासक थे, उन्होंने जो ठेका ले रखा था, उन्होंने ऐन मौके पे हाथ खड़े कर दिए। तो इनकी सेना की जो स्थिति थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। अब देखिए हुआ क्या था कि जो एक तरफ अर्थात जो मराठे थे, उनके पास था सदाशिवराव भाऊ, एक अच्छा सेनापति था। इसके अलावा इनके पास इनके पेशवा के जो पुत्र थे विश्वासराव, वो थे। इसके अलावा इनके पास इब्राहिम खान गांधी था, जो कि तोपखाना प्रमुख था, उसे अच्छा खासा अनुभव था तोपें चलाने का। पूरी ये हो गई। अब जो दूसरी तरफ थे अर्थात जो अफगानी थे, अफगानिस्तान की साइड के थे, अहमद शाह अब्दाली की साइड में थे, वो कौन कौन थे? यही उसका प्लस पॉइंट था। उसके पास नजीबुद्दौला था, रुहेले थे। जो नजीबुद्दौला था वो पहले दिल्ली किला था अर्थात जो मुगल साम्राज्य था, उसमें एक सेनापति था। उसने विद्रोह कर दिया था और उसी ने ये इन्विटेशन दिया था अहमद शाह अब्दाली को आने का। उसी की वजह से शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया था, मराठों के साथ नहीं गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि जो मराठे थे उन्होंने पहले बात कर ली थी, लेकिन जब नजीब ने कहा कि आप अभी अगर इनके युद्ध का साथ दे देंगे तो बाद में जो ये और लोगों के साथ करते हैं अर्थात चौथ और सदस्य मुक्ति, वो भी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम जीत गए तो कम से कम इससे मुक्ति मिलेगी। तो इस कारण से वो हो गया था अहमद शाह अब्दाली तरफ, जो कि अवध का नवाब था। ये शुजा-उद-दौला के पास थी 5,000 सैनिकों की टुकड़ी, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी टुकड़ी नहीं थी। ये पूरी टुकड़ी प्रॉपर बंदूकों से लैस थी और अच्छे खासे बंदूक ये चलाना जानते थे। ये इनका प्लस पॉइंट था। रुहेलखंड के जो रुहेले थे वो तलवारबाजी में एक अच्छे सैनिक माने जाते थे उस समय। अहमद शाह अब्दाली जो खुद एक अच्छा युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था, एक अच्छा शासक था और उसको ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने का बहुत सारा अनुभव था। तो ये लोग थे और इनको जो ये आपके जो थे मराठे, इनको इतनी लड़ाई लड़ने का और आमने सामने लड़ाई लड़ने का जो मेन होती है आमने सामने लड़ाई लड़ने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। और अहमद शाह अब्दाली को आमने सामने लड़ाई गई था, क्योंकि ये लोग गोरिल्ला पद्धति को प्रेफर करते थे आमने सामने लड़ाई के अलावा। छापा मारने की इसको कहा जाता है, वो प्रेफर करते थे, लेकिन ये प्रेफर नहीं करते थे, ये सामने लड़ाई लड़ना पसंद करते थे। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो ये कन्फर्म था कि भयंकर युद्ध होना है। अब ये नहीं पता था कि युद्ध कब तक चलेगा, क्या चलेगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि तोपों की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। अब देखिए जो ये युद्ध शुरू होता है उस समय की स्थिति क्या थी? दिन था 14 जनवरी, डेट थी 1761, ये डेट हो गई। अब आप जानते हैं कि उत्तर भारत में खासकर दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र होता है उस समय 14 जनवरी को कितनी सर्दी कितनी ठंड होती है, हड्डी कपाने वाली, हाड़ कपाने वाली ठंड होती है। और उसमें भी स्थिति ये थी कि ये लोग अपने सादा कपड़ों में पुणे से चले थे। क्यों? क्योंकि पुणे में मौसम रहता है सम, ना सर्दी ना गर्मी, सम मौसम रहता है। उसी कपड़ों में आए थे, ये वही कपड़े पहने थे, तो ये खड़े होने के लिए भी बहुत कांप रहे थे। स्थिति इनकी काफी गंभीर थी, जो कांप रहे थे। दूसरा कारण, रसद की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो जिस दिन ये पहुंचे थे उस दिन ये मात्र गुड़ का पानी पीकर पहुंचे थे, यानी कि जो 45,000 जो सैनिक थे वो मात्र गुड़ का पानी पीकर पहुंचे थे उस जगह पर। अब बताइए एक सैनिक को गुड़ का पानी पी के कहा जाए कि लड़ने चला जाओ, तो क्या आपको लगता है कि वो जीतेगा? और दूसरी तरफ जो अहमद शाह अब्दाली था और जो उसके सेनापति थे वो टोटल मांस पर ही जीवित रहने वाले व्यक्ति थे, तो उनकी स्थिति मुकाबले उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार कहते हैं कि मराठा सैनिकों में कोई भी सैनिक नहीं था, ये एक अधवरे सैनिकों का या व्यक्ति का झुंड मात्र था। ये बिल्कुल उनकी बात सही है और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कही गई है।
लेकिन जो जुनून था वो मराठों में ज्यादा था अब्दाली की अपेक्षा। क्यों? अब्दाली को पता था कि अगर वो युद्ध हार गया तो वापस वो अफगानिस्तान चला जाएगा, लेकिन मराठों को पता था अगर वो युद्ध हार गए तो पूरा उत्तर भारत तो हम खो ही देंगे, महाराष्ट्र में भी रहने लायक नहीं बचेंगे। तो उनके पास हर हाल में जीतने का ही तरीका बचा था और कोई तरीका बचा ही नहीं था। अहमद शाह अब्दाली के पास दो ऑप्शन थे, अगर हारेगा तो चला जाएगा, जीतेगा तो पूरा भारत उसको उत्तर भारत में मिल ही रहा है। लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बस यही एक ऑप्शन था जिससे ये जुनून से लड़ रहे थे। मराठा खेमों में भुखमरी अच्छी तरह से फैल चुकी थी, सैनिक भूख से मरने लगे थे, इस कारण से ये युद्ध जल्दी करना पड़ा था, वरना हो सकता है ये युद्ध मार्च अप्रैल में होता तो परिस्थितियां कुछ और चेंज हो सकती थी। युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों की तोपों ने दोनों पक्षों की तोपों ने आग उगलना प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये थी कि पानी की वजह से तोपों में जंग आ चुकी थी मराठों के में, और ये तोपें इतनी भारी थी कि बिना हाथी के ले जाए ही नहीं जा सकती थी। अगर हमें इन तोपों को हमला करने के बाद आगे बढ़ाना है, यानी कि दुश्मन पर अगर हमें हावी होना है तो तोपों को हाथी ही आगे बढ़ाएगा। और तब इसके उलट जो अहमद शाह अब्दाली की जो तोपें थी वो सुतुरनाल थी। सुतुरनाल एक ऐसी प्रकार की जो तोप होती है जो ऊंटों पर रखकर चलाई जाती है। ऊंट के ऊपर आप रख दीजिए और चलाइए, फिर उस जगह से उस ऊंट को हटाइए, फिर दूसरी दिशा में रख दीजिए। तो इस प्रकार की कम से कम तो 200-250 तोपें अहमद शाह अब्दाली के पास थी। अब ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। कैसे पड़ता था कि आपने पहले चलाई 5 डिग्री पर तोप, ठीक है, सब लोगों की दाल में तोप है, तो दुश्मन का जो नजर होगी वो इसी क्षेत्र में तो होगी कि 5 डिग्री से तोपें चल रही है, यहाँ पर हमला करो आप। लेकिन वो क्या होता था कि 20-25 मिनट बाद हम देखते थे कि वो तोपें वहां पर है ही नहीं, पूरी तोपें अपनी स्थिति बदल लेती थी, उनके चलायमान होती है। चलायमान होने के बाद दूसरी जगह से वो तोपें हमला करती थी, तो वो फिर यानी कि उन्होंने हमला इधर उधर किया, लेकिन तोपें हमला करेंगे उधर से, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता था। अब वो ये नहीं समझ पाते थे कि आखिर हमला हो किधर से रहा तोपों का। जब भी जिधर हमला करते तोपें अपने रास्ता बदल लेती थी। तो ये हल्की तोपें होती थी जो कोई ऊंट के ऊपर रखी जाती थी, और ये जब कोई चीज हल्की होती तो निशाना भी अच्छी तरह से लग जाता है। भारी तोपें थी, गोले बारूद खराब हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, अधिकांश गोला बारूद बर्बाद हो चुका था उनका। अब उनके पास आमने सामने लड़ाई के अलावा और कोई तरीका बचा नहीं। तो जब आमने सामने की जब लड़ाई हुई तो दोनों लोगों ने अच्छी पूरी दम से लड़ाई। एक तरफ था अल्लाह अकबर का नारा जो कि अहमद शाह अब्दाली तरफ से आ रहा था, और एक तरफ से आ रहा था हर हर महादेव की हुंकार, और वो हुंकार इनकी अल्लाह अकबर पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी। इससे शत्रुओं के जो कलेजे थे वो कांप जाते थे। जब भी वो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ कहते थे, जय वीर शिवाजी कहते थे, तो कांप जाते थे वो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। तो उन्होंने अपनी दम से लड़ाई, और दूसरी ये थे 45,000 और उनकी तरफ से लगभग 55-60 हजार के आसपास सैनिक थे, अर्थात अहमद शाह अब्दाली की सैनिकों की क्षमता भी ज्यादा थी। जब दोनों पक्षों ने लड़ाई की है आपस में, तो तलवारों की आवाजें भयंकर चल रही थी, हर तरफ चल रही थी। और फिर क्या हुआ, ये जो युद्ध था सुबह प्रातः 9 बजे शुरू हुआ था, और आप 14 सितंबर को कभी भी देखना धूप नहीं निकलती, कोहरा ही कोहरा हर तरफ होता है, भयंकर सर्दी पड़ती है। और ये लोग बेचारे सिंगल पसली कपड़ों में लड़ रहे थे, और वो अपने लेदर फेदर के जो कपड़े होते थे उस समय जानवरों की खालों के पहन के लड़ रहे थे, तो उन्हें दिक्कत नहीं थी। जब आप किसी सिंगल कपड़े पे तलवार का वार करोगे तो वो ज्यादा बड़ा घाव करेगी, बल्कि इसके मुकाबले कि कोई लेदर के कपड़े पहना है उस पर आप तलवार वार करेंगे तो वो जख्म तो होगा पर वो उतना गहरा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फर्क उस युद्ध में देखने को मिला था। दोनों तरफ लड़ाइयां हो रही थी। मराठों के जोश के आगे अहमद शाह अब्दाली की सेना का जोश ठंडा पड़ने लगा था। शुजा-उद-दौला की बंदूकें आग उगल रही थी, लेकिन उसकी भी वो परवाह नहीं कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ये एक तरफ से हिंदू और मुसलमानों का एक प्रकार युद्ध चल रहा था, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मराठों की तरफ इब्राहिम खान गारदी भी लड़ रहा था अपनी तोपों के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन बन गई थी। 9 बजे करीब शुरू हुआ था ये युद्ध, स्थितियां काफी गंभीर हो चुकी थी। फिर जब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मराठे अब्दाली की सेना पर आगे बढ़ने लगे। अब्दाली को लगने लगा था कि अब उसे युद्ध छोड़कर जाना पड़ेगा और वो हार चुका है। 2 बजते बजते स्थितियां इतनी
विकट हो गई थी अब्दाली के लिए कि उसने उम्मीद करना छोड़ दिया था और उसने बनस्पत उसके मुंह से निकला कि ऐसा लगता है कि मेरा अल्लाह भी मराठों के साथ है। ये भी लग भी रहा था कि कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया चल रहा था युद्ध। और फिर क्या हुआ, अचानक से मराठों के जो वीर थे वो उनको चारों तरफ घेर के लड़ना प्रारंभ कर देते हैं और अहमद शाह अब्दाली की जो सेना होती है उसमें भगदड़ मचना प्रारंभ हो जाती है। और अहमद शाह अब्दाली को क्लियर हो गया था कि वो अब युद्ध हार गया है, अब इसमें कुछ नहीं होता, उसे वापस अफगानिस्तान जाना ही पड़ेगा। ये स्थिति है 2 बजे की बात की। तभी अचानक से क्या होता है, जो कि विश्वास राव, जो कि पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, उनको एक गोली लगती है और वो हाथी से नीचे गिर पड़ते हैं और उनकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। यह देखकर विश्वास राव अपना आपा खो बैठता है और यह देखकर सदाशिव राव अपना आपा खो बैठता है और वह भी हाथी से नीचे कूद पड़ता है। अब यदि कोई व्यक्ति हाथी में बैठा होगा तो सबको दिखेगा कि हाँ हमारा सेनापति मौजूद है, लेकिन जब वह नीचे कूद गए उसको देखने के लिए कि कहाँ है विश्वास राव, इसके कारण से क्या हुआ कि जब सेना ने देखा कि हमारा सेनापति हाथी पर है नहीं, इसका मतलब हुआ कि हमारे सेनापति की मृत्यु हो चुकी है इस क्षेत्र में, अब हम युद्ध हार चुके हैं। इस कारण से जो भगदड़ अहमद शाह अब्दाली की सेना में मच रही थी वो अब इनके मचने लगी। स्थितियों को अहमद शाह अब्दाली ने बहुत अच्छी तरह से भाप लिया था। उधर क्या हुआ कि सदाशिव राव भाऊ लड़ रहा था नीचे मैदान में और उधर अहमद शाह अब्दाली ने दूसरा एक जो उसकी जो रिजर्व टुकड़ी थी 10,000 की, उसमें रिजर्व टुकड़ी रख रखी थी। उसने जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो दर्शनार्थी थे, जो तीर्थयात्री थे, उनके ऊपर हमला करने के लिए, महिलाओं के ऊपर हमला करने के लिए अपनी जो 10,000 की टुकड़ी थी उसको भेज दिया। अब यहीं से इस युद्ध का पासा पलट गया। जब वहां पर उनके खेमे में चीख पुकार मची तो मजबूरी में कम से कम 10 से 15,000 की जो सेना थी वो सदाशिव राव भाऊ को उनको बचाने के लिए भेजनी पड़ी। आप 43,000 पहले से ही थे, 45-50,000 लगभग। उसके बाद आप 10,000 सैनिक भेज दिए वहां पे, उसमें से 10-12,000 मर चुके हैं आपके, तो आप वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। और उसमें भी मल्हार राव होलकर की जो 5,000 लोगों की जो टुकड़ी थी वो बीच युद्ध में से ही अपना विड्रॉ कर लेती है, अर्थात वो मना कर देता है। जब उसके सेनापति, जब उसके सैनिक ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको धोखा क्यों दे रहे हैं, तब वो कहता है, ध्यान से सुनना लोगों, वो क्या कहता है, वो ये कहता है सदाशिव राव भाऊ एक निरंकुश शासक बनना चाहता है, अगर उससे बस चलेगा तो वो हमसे और हमारे जो और मराठा सरदार हैं उनसे अपने कपड़े धुलवाएगा। ये बिल्कुल सही मौका है इसको सबक सिखाने का। ये कहते हुए वो अपनी 5,000 की टुकड़ी ले जाता है मैदान से बाहर और मना कर देता है दूसरे लड़ने के लिए। ये सब घटना घटित होने से बिल्कुल ही मराठे जो कि एक अर्श पर पहुंच चुके थे, वो शाम को 4 बजते बजते फर्श पर आ चुके थे पूरी तरह से। सदाशिव राव भाऊ की मृत्यु या वो शहीद हो जाते हैं मैदान पर ही। जितने भी लोग होते हैं, इब्राहिम खां गांधी, विश्वास राव, जनकोजी सिंधिया और भी जो होते हैं वहां के, वो सारे के सारे इस युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया था सामने 4 बजे और अहमद शाह अब्दाली युद्ध घोषणा करते हुए कहता है कि हम जीत गए हैं। और ये जीत एक भयंकर जीत होती है अब्दाली की। भयंकर मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके बाद जो मराठे जो हार चुके थे और जो उनकी महिलाएं थी दूसरे खेमे में और जो पुरुष थे तीर्थयात्री, वो भागते हैं अपनी जान बचाकर। लेकिन अब्दाली सीधा सा एक फरमान जारी कर देता है कि महिलाओं को बंदी बना लिया जाए और बच्चों और पुरुषों को मार दिया जाए, चाहे कैसे ही मारो, आप घेर घेर के मारो। एक खुला तांडव मचता है जीतने के बाद, सबको मारा जाता है, चुन चुन के मारा जाता है। ये इसलिए नहीं मारा जाता कि वो युद्ध जीता था, वो इसलिए मारा जाता है कि वह कहता है कि ये जरूरी था ताकि आगे से कोई और शत्रु उसको चुनौती ना दे सके। युद्ध समाप्त हो जाता है, सब लोग हर तरफ लाशें बिखरी होती हैं। बड़ी मुश्किल से ही कुछ लोग अपनी जान बचा के भाग पाते हैं, जो मराठी वापस आते हैं। इस युद्ध में ऐसा हुआ था कि महाराष्ट्र का शायद ही
कोई ऐसा घर बचाता जहां पर कोई ना कोई व्यक्ति शहीद इस युद्ध में ना हुआ हो। अब्दाली के जीतने के बाद अब्दाली एक फरमान और जारी करता है। पानीपत का जो मैदान था, वहां से पानीपत शहर 10 से 15-20 किलोमीटर लगभग में है वहां से, तो वो उस शहर पर हमला करने का आदेश देता है। वहां भी खुली लूट मचती है और बच्चों और युवाओं और वयस्कों को मारा जाता है, महिलाओं को बंदी बना लिया जाता है। 3 से 4 दिन तक खुली लूटपाट, खुला नरसंहार चलता है और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मराठों ने अपनी पूरी जान लगाई जीतने के लिए, वो जीत भी चुके थे और इतिहास की तारीख में आज भी हम हार चुके हैं। ये युद्ध मराठे हार चुके थे और कुछ भी नहीं बचा था मराठों के लिए। तो ये थी आपके पानीपत के तृतीय युद्ध की कहानी। अगर आप भारत के किसी भी और युद्ध की कहानी या कोई भी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।